नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा और आज हमारे साथ मौजूद हैं वेदिको के फाउंडर हंस बुरानी और नमन बुरानी। सर, मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूँ कि आखिर ये वेदिको का आइडिया जो है, इस बिजनेस को स्टार्ट करने का आइडिया कैसे आया? घर में शुरू से ये लेकर चलते थे कि भाई खाने को लेकर अच्छा होना चाहिए, पौष्टिक खाना नहीं मिल रहा, अच्छा दूध नहीं मिल रहा, खाने में मिलावट बहुत है और रसायन जो यूज़ हो रहे हैं उसकी वजह से कैंसर और बीमारियां बहुत सारी फैल रही हैं। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि ताकि ये एक अच्छी चीज़ हमें भी अवेलेबल हो, और जब हमें अवेलेबल हो तो अकेले हमारे को तो मिल नहीं पाएगी, हम तो खुद उगा नहीं सकते, उसको मेंटेन नहीं कर सकते, तो कुछ तो शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरह से उसको धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते चले गए और आज वो वेदिको बन गया। तो सर, ये जो वेदिको शब्द है सर, इसका जो ये वर्ड का मतलब क्या है और आपने मतलब कैसे सोचा कि इसका नाम वेदिको ही होना चाहिए? ये नाम कैसे आया ज़हन में सर? जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2015-16 की बात है, तब फार्मर सुसाइड का जो टॉपिक था मीडिया में काफ़ी ट्रेंड कर रहा था, और ऐसा था भी, फार्मर सुसाइड अभी भी कर रहे हैं, उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे। तो जब हमने थोड़ा सा इसके ऊपर स्टडी किया कि फार्मर सुसाइड क्यों कर रहे हैं, तो मेजरली 2 रीज़न निकल के आए। फर्स्ट कि जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स की जो इनपुट्स हम फार्मिंग में यूज़ करते हैं, जो भी यूरिया और पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ किया जाता है, उसके कॉस्ट दिन बर दिन बहुत बढ़ गई थी। अगर हम वो 20 साल पहले कंपेयर करें और आज कंपेयर करें तो रॉ फार्मिंग की इनपुट्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और दूसरा जो रीज़न था कि जो भी किसान है उनको अपने क्रॉप था उसका सही रेट नहीं मिल पा रहा था, तो कॉस्टिंग बढ़ गई और ऊपर से जो उनका फाइनल प्रोडक्ट है उसका रेट भी नहीं मिल रहा, तो इट वाज मेकिंग डबल लॉस। एक रीज़न ये था फार्मर सुसाइड का जो हमें सामने नज़र आया, और दूसरा हमें सामने क्लियर कट नज़र आ रहा था कि हमारे जो फूड की जो क्वालिटी है वो दिन बर दिन डिग्रेड ही होती जा रही है। जो भी शेल्फ में मॉडर्न सोसाइटीज़ में, मॉडर्न स्टोर्स में जो भी शेल्फ फूड आइटम है, वो उसकी क्वालिटी तो दिन बर दिन कम ही होती जा रही है। तो ये 2 मेन रीज़न थे वेदिको को शुरू करने से पहले जो हमारे दिमाग में आए, और ये 2 मेन प्रॉब्लम थी जो हमें सॉल्व करती हुई दिख रही थी कि हमें करनी चाहिए। और इसका जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो था, बहुत ब्यूटीफुली एक सॉल्यूशन नज़र आ रहा था जो इसको सॉल्व कर सकता था, इन 2 मेजर प्रॉब्लम्स को। तो वैदिक वर्ड तो वहाँ से आया, बिकॉज इट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ एनीवे एंशिएंट प्रोसेस जो बहुत सालों पहले यहाँ पे बहुत नॉर्मली होता था, बट धीरे धीरे एक्सटेंड होना शुरू हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंसेप्ट। और वेदिको जो हो गया, इसको हमने मॉडर्न टेक के साथ थोड़ा सा इसको एनेबल किया फार्मर्स की पोस्ट हार्वेस्ट और प्री हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लेकर, और डेटा ड्रिवन जो भी हम इसमें काम हम कर सकते हैं, टेक एनेबल जितना इसको बना सकते हैं ताकि हम कंज्यूमर के साथ कनेक्ट कर पाएँ। तो इट इज़ बेसिकली एंशिएंट फार्मिंग टेक्निक्स कंबाइंड विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो दैट्स हाउ वेदिको। किस किस टाइप के प्रोडक्ट जो है आप कस्टमर तक पहुंचाते हैं, और क्या क्या मतलब उसमें आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, या फिर किसानों से चीज़ें लानी पड़ती है, आप खुद बनाते हो, तो प्रोडक्ट आप कैसे तैयार करते हो ताकि आप वेदिको के थ्रू आप लोगों तक पहुंचा सको? तो करंटली वेदिको के अंदर लगभग 100 से ऊपर किसान हैं जिनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम इनसे कनेक्टेड हैं, और ये 100 से ऊपर जितने भी किसानों का ग्रुप है हमारा, सभी प्रोडक्ट्स इसी ग्रुप के विदिन बनते हैं, इसी ग्रुप के अंदर बनते हैं। फार्मिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ये सभी इसी ग्रुप के अंदर होती हैं। और जब हमने इनिशियली शुरू किया था तो हमारा मॉडल केवल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रॉ मिल्क का था, जो भी हमारे फ्रेश प्रोड्यूस होती हैं उसी में हम लोग डील करते थे। धीरे धीरे हमने कोशिश करी कि हम वैल्यू एडिशन जितना कर सकते हैं उतना अच्छा रहता है किसान के लिए भी, ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी के लिए भी, बिजनेस की और एक फार्मर्स ग्रुप की सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो हमने थोड़ी थोड़ी वैल्यू एडिशन करनी शुरू करी है, और करंटली हमारे जो प्रोडक्ट के जो कैटेगरीज हैं, मेजर कैटेगरीज में हमारे कोल्ड प्रेस ऑयल्स आ जाते हैं। हम लोग जो भी ऑयल सीड्स उगाते हैं उसको प्रोसेस कर लेते हैं। अदरवाइज ऑयल सीड्स को आप बहुत लंबा टाइम स्टोर नहीं कर सकते, बट उसको ऑयल निकालने के बाद आप उसको काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हो। सो ये वैल्यू एडिशन की वजह से हमें थोड़े से स्कोप हमारा बढ़ जाता है, हमारा दायरा भी बढ़ जाता है हमारे बिज़नेस का। तो अभी हम लोग कोल्ड प्रेस ऑयल्स में हम डील करते हैं, हम लोग बी कीपिंग करवाते हैं अपने किसानों के थ्रू अपने उनके फार्म पे, तो उसी का हम रॉ हनी में भी डील करते हैं। इसके साथ में हमारी गौशाला है मूर्थल में, जहाँ पे हमारा सारी देसी गायें हैं, उनका घी भी हम लोग बनाते हैं उन्हीं के दूध से। और इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आंवला मुरब्बा हो गया, गुलकंद हो गया, जो कि मार्केट में
जो भी कमर्शियली अवेलेबल है विच इज़ हाईली एडल्ट्रेटेड, फुल ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फुल ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, हम सब वो चीज़ें अवॉइड करके उनको एज रॉ एज पॉसिबल प्रोवाइड करते हैं। सर उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए किसान अगर फार्मर से जुड़े हुए हैं, वो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो सर आप इसकी गारंटी कैसे लेते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है, ये जो लोगों तक पहुंचा रहे हैं आप, बिल्कुल उसकी क्वालिटी बिल्कुल प्योर होगी? इसमें भी हम लोग दो तरीके से, हमारी दो अप्रोच है अलग तरीके की। एक जो कि हर किसी को समझ में आती है, हम हर बैच की लैब टेस्ट रिपोर्ट करवाते हैं जिसमें हमारे पैरामीटर्स रहते हैं, पेस्टिसाइड रेजिड्यू, एडल्ट्रेशन, हेवी मेटल, टॉक्सिक मेटल। ऑलमोस्ट सभी बैचेस की हमारी लैब टेस्ट होती हैं, लैब रिपोर्ट्स होती हैं विद ड्यू गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब्स, और इस लैब टेस्ट रिपोर्ट को हम हर कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं वाया ईजी QR कोड। हमारे हर प्रोडक्ट पे QR कोड रहता है, वो स्कैन करके आप वो लैब टेस्ट रिपोर्ट अपने फ़ोन पे भी देख सकते हो। एक तो ये तरीका है जो कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों को समझ में आता है, लेकिन तब भी हम लोग चाहते हैं कि कुछ हमें अलग करना चाहिए, तो हम लोग अपने इस फार्म पर फार्म टूर्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें हम लोग अपने कंज्यूमर जो हमारे हमसे सामान लेते हैं वाया एनी मोड, उनको इनवाइट करते हैं ताकि वो देख पाए एग्जैक्टली कहाँ से उनका फूड जो है, जो हम बना रहे हैं, जो हम ग्रो कर रहे हैं, कैसे ग्रो हो रहा है, कैसे मैन्युफैक्चर हो रहा है, कैसे प्रोसेस हो रहा है। तो वो फार्म टूर्स वगैरह का प्रोग्राम हम रखते हैं महीने में कुछ, मतलब फ़िलहाल कोविड की वजह से नहीं, बट प्री कोविड हम लोग ऐसे टूर्स काफ़ी ओपन ऑर्गेनाइज करते थे। तो जब कंज्यूमर खुद देखता है कि किस तरीके से वो सारी चीज़ें प्रोसेस हो रही है, तो उससे अच्छा ट्रस्ट फैक्टर डेवलप नहीं हो पाता। और सर अभी तो मतलब फार्म आपका कितनी चीज़ों कहाँ फैला हुआ है और कितनी एकड़ में फैला हुआ है? मतलब बताएं तो यहाँ जिस जगह पे अभी हम बैठे हैं यहाँ 11 एकर्स हैं। इसके अलावा बागपत है, मनाली है, हम लोग कर्नाटका में कुछ जगह से कुछ फार्मर्स है, जैसे कोकोनट है वो यहाँ नहीं हो सकता, तिल है वो यहाँ नहीं हो सकता, मूंगफली है वो यहाँ नहीं हो सकती, तो वो अलग अलग जगहों से, हल्दी है वो मोरनी हिल्स में हो जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने अलग अलग जगह पे अलग अलग फार्मर्स के ग्रुप को ज्वाइन किया, उनके साथ मिले, उनसे बात करी, उनको अपना एकदम से तो कोई तैयार नहीं हुआ। शुरुआत में हमें दिक्कत आने लगी कि भाई फार्मर हमें पे कैसे विश्वास करेगा कि भाई आप मुझसे प्रोडक्ट लोगे, मुझे कॉस्ट अच्छी दोगे, मैं उगा देता हूँ आपके लिए। तो पहले तो रिलेशंस के आधार पे हम कहीं ना कहीं गए, जहाँ फ्रेंडशिप है, जहाँ कहीं ना कहीं हमारा कह सकते हो कि एक होल्ड है कि हाँ यहाँ आप जा सकते हो, उनके माध्यम से फिर हम औरों से जुड़े कि भाई आप क्वालिटी, अब वो क्वालिटी की जैसे आपने स्टैंडर्ड की बात कही, तो किसान कभी भी ऑनेस्टली कोई भी व्यक्ति वो गड़बड़ करना नहीं चाहता। गड़बड़ कराता कौन है? वो सिस्टम कराता है। यदि आप उसको सही तरीके से नहीं डील करोगे तो वो गड़बड़ करेगा। एक सही अगर बात करें तो टैक्स पेयर टैक्स देना चाहता है, टैक्स के सिस्टम ऐसे हैं कि वो पे नहीं कर पाता है। ठीक इसी तरह किसान चाहता है कि वो लोगों को अच्छी चीज़ दे, वो भी अपने आप को अन्नदाता का जब उसको कहा जाता है तो उसको सम्मान मिलता है। वो अपना सम्मान खो रहा है इस पेस्टिसाइड्स को यूज़ करके। तो जब उसको सम्मान मिलता है तो कौन नहीं चाहता, कौन अपनी क्वालिटी को गिराना चाहेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड को जैसे आपने बताया कि कर्नाटका में भी आप जुड़े हुए हो, फिर अभी या हिल स्टेशन में भी आपके काफ़ी, तो वहाँ पे आपका खुद का फार्म है या फिर अभी आप वहाँ पे सेटल होने के लिए प्लानिंग में है? हम लोग सब जगह फार्म अपना नहीं बना सकते, और अगर हम अकेले ही सब कुछ करेंगे तो सब कुछ नहीं कर सकते। हमें सबको जोड़ के चलना पड़ेगा। ये टीम है, कुछ आप करिए उसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, कुछ मैं करूं उसका बेनिफिट मुझे मिलना चाहिए। तो सर वहाँ के मतलब अलग अलग फार्म के हिसाब से जहाँ से आप लोगों से जुड़े हो, तो वहाँ के अलग अलग प्रोडक्ट्स के हिसाब से चीज़ें आती है। जैसे मनाली का जैसे आपने बताया कि वहाँ पे फिर एप्पल्स का आपका होता है, फिर यहाँ से आपका क्या क्या जाता है, और अलग अलग फार्म से ये मेजरली जो है ना मॉडल फार्म है जिसको हमें बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि किसी भी किसान को कोई भी नई चीज़, मतलब पहली बात तो ऑर्गेनिक फार्मिंग नई नहीं है, ये करी जाती थी, बट इनको इसको थोड़ा याद दिलवाने की ज़रूरत है। तो कोई भी एक जो नॉर्मल ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहे हैं उनको स्विच करने के लिए एक मॉडल दिखना ज़रूरी है कि दिस इज़ समथिंग, ये मॉडल है, इसको हम फॉलो करके इस तरीके से हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो ये एक केवल मॉडल फार्म है जिसमें हम लोग कैसे काऊ वेस्ट से, गाय के गोबर से खाद बना के किस तरीके से फार्मिंग को कर सकते हैं, फार्मिंग करने के बाद उसकी वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं, और कौन कौन से अलग अलग तरीके की फार्मिंग टेक्निक्स हम एक ही फार्म की विदिन हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि हमारे प्रोडक्शन लेवल बढ़े और अल्टीमेटली रेवेन्यू बढ़े एक ही फार्म से। अल्टीमेट गोल मार्केटिंग के लिए आप लोग क्या करते हैं, मतलब कस्टमर तक पहुंचने के लिए मार्केटिंग का क्या क्या जरिया आप लोग यूज़ करते हैं जो आप लोगों तक पहुंच के अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको प्रमोट कर सके और लोगों को बता सके कि वेदिको क्या है? तो स्टार्टिंग में जब हमने शुरू करा था तो अलग अलग तरीके के एग्जीबिशंस, फार्मर्स मार्केट में हमने एग्जिबिट करना स्टार्ट किया और लोगों को बताना शुरू किया कि हम लोग किस तरीके के चीज़ों में डील करते हैं। वो इनिशियली कि सिर्फ एक मार्केटिंग था हमारे लिए कि हम लोगों का जो भी हम काम कर रहे हैं लोगों तक बात पहुँचे, लेकिन वो ही एक
अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट हो गया हमारे लिए, कन्वर्ट हो गया उसमें, हमारे एक क्लाइंटेज बन गई उसके विद इन। और अब 4 साल हो गए हमें काम करते हुए, अलग अलग एग्जीबिशंस में जाते हुए, ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट में जाते हुए। तो एक हमारा कस्टमर बेस बन चुका है जो अब हमें व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल्स के थ्रू, हमारी खुद के ई-कॉमर्स स्टोर के थ्रू वापस रीच आउट करता है और हम उनको उस तरीके से सामान पहुंचाते हैं। इसके अलावा हमारा अलग अलग रिटेल स्टोर्स के साथ भी टाई अप है, कुछ सेलेक्टेड रिटेल स्टोर जो कि केवल ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स में या प्रीमियम फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, जिनके साथ हमारा पर्सनल कनेक्शन भी है। हमारा उन्हीं के साथ कनेक्शन जिनके साथ बन गया है, उन्हीं के थ्रू हम लोग काम करते हैं। तो ये 2 मोड ऑफ सेल हमारे हो गए। इसके अलावा हम अपने आप को अलग अलग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल कर रहे हैं धीरे धीरे, ताकि हमारी पैन इंडिया प्रेजेंस बढ़ पाए। सर आपको मतलब आपने जैसे बताया 4 साल हो गए इसको चीज़ों को करते हुए, तो इन 4 सालों में सर कोई ऐसा एक्सपीरियंस अभी तक आपको रहा है जो शायद आप कभी नहीं भूल सकते? वो अच्छा भी एक्सपीरियंस हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। सर आप दोनों भी अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कर सकते हैं। बहुत सारे हैं, यूँ तो अगर मैं बताने लगूँ तो शायद शाम हो जाए और उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि इतने लोग, लगभग हम आज मान के चलिए कि हम 2000 से ज़्यादा फैमिलीज़ तक हम कनेक्ट हो पाए हैं और उनसे हमारा रिलेशन है। न केवल हमने प्रोडक्ट नहीं बेचा है, एक आपके पास एक बाउंडिंग है उनके साथ कि हाँ वो आप पे विश्वास करते हैं, आपको एक अच्छी चीज़ दे रहे हैं, उनको एक विश्वास रहता है आपके साथ। तो बहुत सारी बातें लोगों से पता लगती हैं कि एक बच्चे को बहुत परेशानी है और वो फिज़िकली फ़िटनेस में उससे दिक्कत आ रही है। हम लोगों ने गाय का घी दिया उसको और उसको कहा कि भाई आप इसको उपयोग करके देखिए, नाक में 2-2 बूंद डालिए, आप इसको मेंटली उसके जो प्रॉब्लम्स है, जो आपको बच्चा बहुत शरारती है, बहुत दिक्कतें हैं बच्चों में, आजकल बच्चों के साथ हैं, क्योंकि ना तो उनको खेलने की जगह मिल रही है, ना उनको कुछ करने के लिए वो मिल रहा है। फिर उनको फार्म विज़िट कराया, यहाँ पर वो बच्चे आए, तो वो मतलब वो बच्चे को लेके वो इतना जो अनसिक्योरनेस उनको थी कि मेरा बच्चा कैसा डेवलप हो पाएगा, जब वो यहाँ कुछ दिन रहा, यहाँ हट्स हैं उनमें वो रहा और वो बच्चा जब घूमा, जब मिट्टी में खेला, तो मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिली कि मैं जो करना चाहता था, जो मैं एक बच्चे को जो देना चाहता हूँ, ये लाइफ टाइम के लिए, उसके लिए वो जब तक ज़िंदा रहेगा, जब तक उसके बच्चे होंगे, वो सबको बताएगा कि मेरे को उस व्यक्ति ने, वहाँ जब मैं गया तो मुझे जो अनुभूति हुई। तो सर फ्यूचर प्लान क्या है वेदिको जो है, और उसमें आप क्या क्या नए प्रोडक्ट्स और लेकर आने वाले हैं, जिसमें मतलब क्या और बेहतर करने वाले सर अपकमिंग? हमारे जो फ्यूचर प्लान्स हैं, एक तो जो भी हमारे करंट प्रोडक्ट हैं उनको हम लोग मल्टीपल मार्केट्स में एक्सपैंड करना चाहेंगे। लॉकडाउन कोविड से पहले हम लोग यूएई में हमने अपने प्रोडक्ट्स पहुँचाए थे, एक्सपोर्ट करना शुरू किया था, बट लॉकडाउन की वजह से वो हॉल्ट पे चला गया प्रोसेस। तो वंस जब जैसे ही चीज़ें थोड़ी सेटल होंगी तो हम लोग ओवरसीज़ मार्केट ज़रूर देखेंगे फॉर आर नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स। जो हमारे रॉ हनी हैं, जो हमारे ऑयल्स हैं, वो इजीली वहाँ पे एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं, उनमें कोई शेल्फ लाइफ के इशू नहीं आएंगे। तो हम एक मार्केट है जो हम लोग ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहेंगे। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लाइंड अप हैं। हम लोग सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स पे बहुत डील कर रहे हैं। हम लोग अब जो हमारे अपकमिंग प्रोडक्ट्स रहेंगे वो हम लोग जो भी फार्म वेस्ट हैं उसको कैसे रीयूज़ करके यूजेबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, उस पर काम कर रहे हैं। पेपर कैसे बन सकता है हमारे फार्म वेस्ट से, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग तरीके के फूड प्रोडक्ट्स पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि कुछ ऑयल्स की रेंज है जो हमारे यहाँ पे उगा सकते हैं, उसको हम लोग काम करेंगे, ऑयल्स हमारे बढ़ाएंगे हम लोग। फूड प्रोडक्ट्स पर हमारा फोकस है ही, और कितना हम लोग अपने फार्मर्स ग्रुप के विदिन क्या क्या बना सकते हैं वो हम ज़रूर बनाएंगे। इसके अलावा जो सस्टेनेबल स्टेशनरी आइटम्स हैं उस पर भी हम लोग शुरू करेंगे। ऑयल्स के सर कितने वैरायटीज अभी तक आप काम जिसके ऊपर हमारे पास अभी करंटली 13 तरीके के अलग अलग कोल्ड प्रेस ऑयल्स हैं, और 3 और कोल्ड प्रेस ऑयल्स हम लोग अपने इसी क्वार्टर में ही लॉन्च कर देंगे। इसका पैकेजिंग और प्रोडक्शन का काम कैसे होगा? पैकेजिंग और प्रोडक्शन का काम जैसा भी होता आ रहा है उसी तरीके से रहेगा, वही सेम तरीके से रहेगा। इसी ग्रुप के अंदर ही चीज़ें बनेंगी और इसी ग्रुप के विद इन ही चीज़ें प्रोसेस होंगी। हम लोग कहीं और से कोई अपना सोर्सिंग नहीं करेंगे। आज के समय में जो फार्मर अगर है, कोई बच्चे स्कूल में अगर पढ़ता है तो उन्हें फादर को देखता है काम करते हुए तो सोचता है नहीं मैं पढ़ के कुछ बड़ा बनूंगा, मतलब मैं खेती नहीं करूंगा। लेकिन आजकल कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो क्या आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हो ना इस चीज़ को लेके कि आजकल के यंगस्टर्स भी फार्मिंग में बहुत कुछ नया कर सकते हैं? देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब हैं, मार्केट लिंकेजेस और ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया की वजह से किसान अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली एंड कंज्यूमर तक पहुंचा सकता है। ये तो वेल नोन फैक्ट है और दिख भी रहा है हमें, धीरे धीरे सोशल मीडिया जैसे बढ़ रहा है। बट हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी किसान है जिसको लगता है कि खेती में अब स्कोप नहीं है, खेती में अब पैसा नहीं है,
ऐसी ऐसी चीज़ें हम इंटीग्रेट करवाना चाहते हैं। मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ, कोई किसान अगर सरसों उगा रहा है अपने खेत में, और वो जब सरसों के खेत में फूल आते हैं तब वहाँ बी कीपिंग करता है, और बी कीपिंग करने के बाद उसका शहद इकट्ठा होता है वहाँ पे। सरसों कटने के बाद वो सरसों के बीज निकलते हैं, वो सरसों से तेल भी निकाल देता है। तो एक ही खेत में एक ही सीज़न के अंदर उसने सरसों अलग बेचा अपना, जो सरसों की साग बिकता है, उसने सरसों का शहद भी बेचा, उसने सरसों का सीड से अपना ऑयल भी निकाल लिया। यानी ज़्यादा कोई एडिशनल एफर्ट के बिना उसके 3 मल्टीपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट हो गए एक ही फार्म के अंदर। लेकिन अगर यही किसान सिर्फ सरसों के बीज पे ही रिलाय करता, सिर्फ बीज बेच देगा मंडी में और उसके बाद सोचेंगे कि हाँ अब वो प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर लेगा, तो वो बहुत मुश्किल है, वो अब नहीं हो पाएगा। वो सालों पुराने कंसेप्ट थे। हर तरीके का काम, हर तरीके के बिजनेस इवॉल्व हो रहे हैं, और जो कि किसान के बच्चे जो हैं, जो अब किसान खेती नहीं करना चाहते, किसान अपने आप को नहीं करवाना चाहते, ताकि उनको देखे कि हाँ उस फार्मिंग से ही कोई अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो पा रहा है, और अच्छा रेवेन्यू के साथ साथ एक नाम भी मिल पा रहा है, एक फेम भी मिल पा रहा है उनको कि हाँ एक ब्रांड लॉन्च करके या डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचा के कंज्यूमर को अपना अर्बन एरियाज़ में फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी कनेक्शन नहीं है, वो लीस्ट नोन ऑक्यूपेशन है अर्बन एरियाज़ में फार्मिंग। तो फार्मिंग के बारे में जो प्रोफेशन के बारे में जो निटी-ग्रिटीज़ हैं, वो अगर अर्बन पॉपुलेशन तक पहुंच पाएगी तो ऑब्वियसली कनेक्शन बढ़ेगा और फार्मिंग को भी एक अच्छा दर्जा मिलेगा एज अ प्रोफेशन, जो कि अभी नहीं है फिलहाल। हमारा प्रयास है कि हम उन बच्चों को, उन यंगस्टर को बता रहे हैं कि कोई भी काम करने से पहले आपको अध्ययन करना जरूरी है। कुछ भी करना है, आपको कवि बनना है तो भी कवियों को पढ़ना पड़ेगा, आपने सफल होना है तो सफल लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो जो खेती में सफल हुए हैं उन्हें पढ़िए, उन्हें समझिए। हमने भी उन्हीं से सीखा है, जैसे हम सीख रहे हैं वैसे आप भी सीख सकते हैं। अपने कॉम्पिटिटर्स को किस नज़रिए से देखते हैं और उनसे बेहतर और क्या मतलब करने की कोशिश करते हैं सर? ये फील्ड ऐसी है कि आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को पॉजिटिवली लेना पड़ेगा, बिकॉज जितने कॉम्पिटिटर्स बढ़ रहे हैं उतना एक ट्रेंड बढ़ रहा है, उतनी एक अवेयरनेस बढ़ रही है ऑर्गेनिक फूड को लेके, जो कि आज से 6-7 साल पहले बिल्कुल भी नहीं थी। 10 साल पहले तो किसी को कुछ पता ही नहीं था उसके बारे में। और कॉम्पिटिटर्स बढ़ रहे हैं तो हम इस चीज़ को पॉजिटिवली भी लेते हैं कि एटलीस्ट अवेयरनेस तो बढ़ रही है। कॉम्पिटिटर्स बढ़ रहे हैं तो उनकी कोई ना कोई मार्केट होगी, कोई ना कोई कस्टमर सेगमेंट होगा जिसको वो कैटर कर रहे हैं, जो कि बढ़ रहा है मतलब। और हम उनसे कैसे अपने आप को एक एज दे पाएँ, कैसे अपने आप को वो कंपटीशन से अहेड अपने आप को कर पाएँ, तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। जैसे हम हमारे फार्म टूर्स, जो कि एक ऐसी चीज़ है कि हर कोई ऑफ़र नहीं करता। हमारी लैब टेस्ट रिपोर्ट्स के थ्रू जो हम लोग ट्रस्ट डेवलप करते हैं, और एक एडिशनल वो मिल जाती है उनको ऑथेंटिसिटी, ये एक ऐसी चीज़ है। प्लस उसके बाद आखिरी में रह जाता है बीइंग ट्रू टू आवरसेल्फ। हम कितना ट्रूली अपने प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, जो भी हम लिख रहे हैं, जो भी हम लोग बोल रहे हैं, क्या कितना वो सच है। अगर हम इसी चीज़ को ही ट्रूथफुली कर दें तो कंपटीशन ज़्यादा मैटर नहीं करता फिर, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता है उसके बाद लोग अपनी क्वालिटी डिटोरिएट करनी शुरू कर देते हैं कॉस्टिंग अचीव करने के लिए। अगर आप ऐसी एक्टिविटीज़ में ना इंडल्ज हो तो इजीली आप कंपटीशन को सरपास कर सकते हो। कोई इसमें टू वेज नहीं है। फिर आपका कौन सा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है सर प्रोडक्ट को लेकर? हमारा जो सबसे आई थिंक ऑन पॉइंट चीज़ जो रही है वो कंज्यूमर के साथ डायरेक्टली टच कर पाना, उनको समझा पाना कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है बाकी कमर्शियल ब्रांड से या मार्केट से थोड़ा महंगा क्यों है, और महंगा क्यों है उसको जस्टिफिकेशन दे पाना, और इस तरीके की जस्टिफिकेशन दे पाना कि वो सेटिस्फाइड हो कि हाँ ये प्राइस जस्टिफाई कर पा रहा है ये सारे फैक्टर्स जो हैं। और ये जब हम एग्जीबिशन में जाते हैं, फार्मर्स मार्केट में जाते हैं, कंज्यूमर के साथ डायरेक्टली बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझते हैं और उनको अपना प्रोडक्ट अच्छी तरह समझा पाते हैं, अपना विजन समझा पाते हैं, तो वो आई थिंक वो चीज़ जो है बाकी सभी मार्केटिंग कैंपेन से और मार्केटिंग टैक्टिक्स से सबसे ऊपर है, और उसी ने हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स दिए हैं। सिंस डे वन हम उस एक्टिविटी को कंटिन्यू कर रहे हैं आज तक। तो टाइम नेगेटिव रिस्पॉन्स इसलिए मिलता है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये फार्म मेड है, फैक्ट्री मेड नहीं है। अगर ये बोलने से इसका मतलब ये है कि इसकी 12 महीने सेम कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी। जो हनी जनवरी के महीने में एक्सट्रैक्ट किया गया है उसकी कलर, उसका कंसिस्टेंसी, उसका टेस्ट काफ़ी अलग होगा कंपेयर टू वो हनी जो अगस्त या सितंबर में एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो 12 महीने आपको एक ही जैसी कंसिस्टेंसी मिले, एक ही जैसी क्वालिटी मिले, वो पॉसिबल ही नहीं है। वो तभी पॉसिबल है जब उसको फर्दर रिफाइन कर रहे हो, केमिकली ट्रीट कर रहे हो, उसको प्रोसेस कर रहे हो, एक
एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर, तो आप अचीव कर लोगे। आपके कमर्शियल जितने भी मिल्क ब्रांड्स हैं आपको 12 महीने एक ही कलर का, एक ही टेस्ट का मिल्क प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो इवेंचुअली प्रोसेस किया जाता है। लेकिन आप एक रॉ मिल्क, आप फ्रेश रॉ मिल्क उसी टाइम निकला वो देखो, तो आपको हर हफ्ते उसका कलर चेंज होता हुआ दिखेगा, क्योंकि फोडर चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, गाय कितना पानी पी रही है उस पर भी डिपेंड करता है। तो वो जो वेरिएशन है ना सीजनल प्रोडक्ट का, नेचुरल प्रोडक्ट का, वो कंज्यूमर एट टाइम समझता नहीं है और उनको ये लगता है कि ये कुछ ना एल्ट्रेशन है इसके अंदर। वो हमारे पास वापस आता है एज अ नेगेटिव रिस्पॉन्स, नेगेटिव फीडबैक कि ये प्रोडक्ट सही नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोडक्ट की कंप्लेंट यही ऐसी ही रहती है और यही उनका रीज़न होता है। तो इस चीज़ में हम लोग समझाते तो हैं, बट हाँ स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। ये ऐसी चीज़ है जो इतने सालों से बड़े बड़े ब्रांड्स ने एक ही तरह की कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करके लोगों के माइंड में बात बिठा दी है, जिसको चेंज करवाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इवेंचुअली हो जाएगा। सर जैसे आपने वेदिको जब स्टार्ट किया तो आपने जब ये प्रोडक्ट कि हम ये सारी चीज़ें बेचेंगे, बट उस हिसाब से उसी के लेवल के बहुत ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं जो प्रोडक्ट बेचते हैं। तो कभी ऐसा मन में आता है ना कि ऑलरेडी लोगों के मन में तो ब्रांड, जैसा भी आपने कहा कि दिमाग में उनके बैठा हुआ है कि हाँ भाई हनी, अगर डाबर, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई दे रहा है हनी, ये बड़ी मतलब ये ब्रांड काफ़ी फेमस है और वो प्रोडक्ट दे रहा है, तो मेरा प्रोडक्ट लोग क्यों लेंगे। तो इस तरीके से आपने क्या सोचा और फिर कैसे इस चीज़ को आप ओवरकम करते हैं कि हम इस पे लोगों तक वेदिको का वर्ड जो है हम लोगों के जहन में डाल सके कि हाँ हमारा कुछ प्रोडक्ट भी इस टाइप का। सबसे अच्छा जो इसके अंदर हमारे को काम आई है चीज़, हम अपने हर प्रोडक्ट के साथ ना, फॉर एग्जांपल आपने हमसे ऑयल लिया तो हम साथ में ना आपको हनी का एक सैंपल डाल के दे देते हैं। तो आपने एक बार हनी जब टेस्ट कर लिया, टेस्ट करने के बाद आपकी बॉडी खुद आपको बता देगी कि हनी में फ़र्क है या नहीं कमर्शियल ब्रांड से कंपेयर करें। तो अपने आप ये वाली चीज़, मतलब आप ये कन्वर्सेशन अपने आप खुद से करोगे कि हाँ ये हनी अलग है। तो सर लास्ट क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि आप किसानों को अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो अगर कुछ भी नया कुछ करना चाहते हैं या फिर अपना भी कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्या उनको चीज़ों को सोच समझ के करने की ज़रूरत है और क्या कुछ चीज़ों को मतलब दिमाग में रखने की ज़रूरत है कि ये चीज़ उन्हें नहीं करनी चाहिए। फार्मिंग जस्ट लाइक कोई भी और प्रोफेशन, जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन इवॉल्व हुआ है ओवर द टाइम। जो 20 साल पहले फार्मिंग जिस तरीके से होती थी, 10 साल पहले जिस तरीके से होती थी, अगर उसी तरीके से आज करी जाएगी तो वो बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होगी किसी के लिए भी। तो हमें देखना ज़रूरी है कि क्या हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, क्या क्या हम लोग इसके अंदर जिस तरीके की नीड है उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। मॉडर्न ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग हमें अपने फार्मिंग टेक्निक्स को, फार्मिंग को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो आप जिस भी जगह पे रह रहे हैं, जिस भी जगह में जिस जगह की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस फार्मिंग टेक्निक को, उस पर्टिकुलर चीज़ को ग्रो करें और अपने सराउंडिंग्स, अपने मार्केट के लिए थोड़ा सा अवेयर रहें। अगर ऐसा करेंगे कि साथ वाले खेत में एक पर्टिकुलर क्रॉप लग रही है तो हम भी वही लगा देते हैं, तो उस वजह से क्या होगा, उस पर्टिकुलर क्रॉप की ओवरऑल सप्लाई बढ़ जाएगी और जो मार्केट प्राइस है वो डाउन हो जाएगा। तो ये एक बहुत पुराना तरीका है जिससे आज भी फार्मिंग होती आ रही है, लेकिन हमें देखना ज़रूरी है हम कंज्यूमर्स के टच में आके देखें, समझ पाएँ कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग अपनी फार्मिंग को थोड़ा चेंज करेंगे तो हमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ को लेकर। बिजनेस क्या है? बिजनेस है जो लोगों की रिक्वायरमेंट है, जो उनको नहीं उपलब्ध है। व्यक्ति कभी भी आपका सामान लेने नहीं आता, वो अपनी समस्या का समाधान चाहता है आपसे। आज जो समस्या है, जो आपके आसपास समस्या है, उसके सॉल्यूशन को निकाल लीजिए तो आपका बिजनेस खड़ा हो जाता है। ठीक ऐसे ही खेती में जो समस्या है व्यक्ति को, उस समस्या का समाधान आप दीजिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा किसान भाइयों से, वो ये है कि आप जो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उसके बारे में पढ़िए। मैं ये कहता हूँ कि ये जो युग है, ये क्रांतिकारी युग है। जब मुझे ध्यान है, जब मुझे कोई बड़ी किताब पढ़नी होती थी तो मुझे नई सड़क जाना पड़ता था, और नई सड़क जाने के लिए भी एक ही बस होती थी और वहाँ तक पहुँचने में बड़ा कठिन होता था मेरे लिए किताब पढ़ना। लेकिन आज बच्चा उंगलियों पे बटन दबाता है और जिस मर्जी बात की जानकारी उसको, एक क्रांतिकारी युग है। लेकिन समय का सदुपयोग करेंगे तो आप बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं। यही मेरा सुझाव है सभी को। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।